राम राम दोस्तों, मैं मनोज कुमार। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था समानता का अधिकार। आज पढ़ेंगे पार्ट 2 में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने बताया था आपको पार्ट 1 से पहले जब स्टार्ट किया था कि 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन मिलता है स्वतंत्रता के अधिकार का। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अपने को मिलने वाली आजादी। कहने का मतलब अपना जीवन यापन है या अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमें नियम मिले हैं, आजादी मिली है, वही स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन कौन से अधिकार मिले हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 कि अनुच्छेद 19 में हमें क्या बताया गया है, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली है, किस प्रकार से मिली है और हम उनका कहां तक फायदा उठा सकते हैं। अगर उनसे अपना शोषण होता है तो कहां तक बचाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 है, इसे जब बड़ा था 1947 में बनाए गए थे मौलिक अधिकार, उस समय 7 भागों में बांटा गया था। अनुच्छेद 19 को 7 भागों में बांटा गया था। इसका जो भाग है संपत्ति अर्जित करने का, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, इसे वर्तमान में हटा दिया गया। कितने भागों में बांटा गया था? 7। पहला जो इसका भाग है संपत्ति अर्जित करने का जो भाग था, इसे वर्तमान में हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन पूछ ले। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1979। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि संपत्ति के अधिकार को भी हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा कुछ बुकें उसमें मैंने बताया कि 1978 के माध्यम से बता रही है, तो 1978 में पारित रखा गया था और 1979 में इसे पारित किया गया था। तो ये वर्तमान में हटा दिया गया। अब आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 19 के कितने पार्ट रहे हैं, कितने भाग रहे हैं? 6। 1947 के समय 7 थे, वर्तमान में कितने? 6। तो पूछ ले कि विचार पहला पार्ट है इसका, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हम अपने विचार की, बोलने की, अपने विचार रखने की, अपने आदान प्रदान विचारों को करने की हमें क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है। कहने का मतलब कि हम कहीं पर भी अपने विचार रख सकते हैं, दूसरे के विचारों को सुन सकते हैं और इसके अलावा हमें जो बात अच्छी लगे वो हम कह सकते हैं। वो होता है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 कि इसका वर्णन मिलता है 19 के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि विचार व अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता मिली है वो आपको कहां तक मिली है? तो ध्यान में रखना कि जब आप किसी के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो, शेयर करते हो, तो आपके विचार ऐसे नहीं होने चाहिए, देशद्रोही जैसे विचार नहीं होने चाहिए, या इसके अलावा अगर कहीं पर किसी दूसरे व्यक्ति को आपके विचारों से उसकी स्वतंत्रता को हनन होता है, हानि पहुंचती है, तो आपसे ये स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। फिर इसके बाद 2 नंबर इसका पार्ट आएगा संगठन बनाने की स्वतंत्रता की 2 नंबर पार्ट कह रहा है कि आप कहीं पर भी संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, कि आपको आजादी मिली है कि आप एकत्रित होके एक जगह 2, 4, 5, 10 व्यक्तियों का एक संगठन बना सकते हो, रह सकते हो। तो वो आजादी कहां तक मिली है ये ध्यान में रखना कि आप अगर संगठन बनाते हो तो आपके संगठन की ऐसी कोई गतिविधि ना हो जो देश के हित में न हो। अगर देश के हित में अगर ऐसी कोई गतिविधि है संगठन के द्वारा संचालित, तो ये स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। इसका वर्णन मिलता है 19 कि 19 कहता है कि आप संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता को नहीं रख सकते। इसके बाद 3 नंबर अस्तर शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन।
शांति पूर्वक सम्मेलन। ये कहता है कि आप कहीं भी जाते हो या कहीं भी रहते हो तो आपको बगैर हथियारों के, कि आप कहीं भी बगैर हथियारों के एकत्रित हो सकते हो, शांतिपूर्वक तरीके से अपना सम्मेलन कर सकते हो। कहने का मतलब हड़ताल वगैरह करते हो या फिर सम्मेलन वगैरह करते हो तो आपके पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए। ये मिलता है 19 या गै 3 कह सकते हो, गै कह सकते हो या फिर ANR वगैरह भी बोल सकते हो। 4 नंबर पूछ ले, आबाद निवास की स्वतंत्रता। इसका 4 नंबर जो है वो है आबाद निवास की, कि आप भारत के 28 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी जाकर रह सकते हो, अपना निवास स्थान बना सकते हो। अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके रहना है तो आपको क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली। 5 नंबर कहता है आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, कि आप बगैर किसी को रोके हुए या आपको कोई बगैर मतलब किसी रोक टोक के आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमने के लिए जा सकते हो, या फिर दुर्ग किले या फिर कोई अच्छा पर्यटन स्थल है वो वहां पे घूमने के लिए जा सकते हो एक राज्य से दूसरे राज्य में। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, दूसरे राज्य में गए हुए हो, वहां पर अगर ऐसा लगा दूसरे राज्य को कि आपके माध्यम से आप घूमने के लिए आए हो, उस राज्य को खतरा हो रहा है, खतरा उत्पन्न हो गया, तो आपसे ये स्वतंत्रता छीन ली जाए। फिर पार्ट 6 आपसे पूछ ले, आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता के बाद हमें कौन सा मिला है? तो आप बताओगे कि है वृत्ति व कारोबार की स्वतंत्रता। आपसे पूछ ले कि 6 नंबर इसका भाग है वृत्ति व कारोबार की, आप अपना रोजगार, जीवन यापन या फिर आजीविका चलाने के लिए कोई भी काम कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता मिली हुई। तो पूछ ले कि 19 अनुच्छेद 19 को 7 भागों में बांटा गया था। संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा हटा दिया गया है और वर्तमान में इसके 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तीसरा अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन स्वतंत्रता, आबाद निवास की स्वतंत्रता, आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता और 6 नंबर वृत्ति व कारोबार की स्वतंत्रता। इसके बाद आता है अनुच्छेद 20। अब आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 20 में क्या निहित है या अनुच्छेद 20 में क्या उल्लेख है? तो बताओगे अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि में संरक्षण कि अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि में संरक्षण, कि अगर अपने पे किसी भी प्रकार का गलत आरोप या दूसरा व्यक्ति गलत तरीके से अपना शोषण करता है आरोप लगाकर, तो हम उससे बच सकते हैं। अनुच्छेद 20 को लेके वो होता है दोष सिद्धि में संरक्षण। इसके बाद पूछ ले आपसे कि अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है? तो कहोगे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब एक नारा है जियो और जीने दो। न तो हम किसी की हत्या कर सकते और न ही अपने कोई प्राण छीन सकते, वो होता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। इसमें पूछ ले कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में एक आता है इच्छा मृत्यु, कि जब कोई व्यक्ति किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो जाए, ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाए उसका कोई इलाज संभव नहीं है वर्ल्ड में कहीं भी, तब इच्छा मृत्यु मिलती है, वो डॉक्टर के माध्यम से और राष्ट्रपति की मंजूरी से। ये इच्छा मृत्यु को सबसे पहले लागू करने वाला देश था, सबसे पहले पूछ ले कि इच्छा मृत्यु को लागू करने वाला नीदरलैंड, कि विश्व में नीदरलैंड ने सबसे पहले इच्छा मृत्यु को लागू किया था। इसके बाद इसमें एक और बनाया गया वर्तमान में 21A
6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 21A में। पूछ ले कि किस संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन का कि 86वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें इसका 21A पार्ट जोड़ा गया है, वो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन लागू किया गया था 2002 में कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ। इसके बाद आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, या ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति को हम गिरफ्तारी और बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते कि बगैर किसी कारण के किसी व्यक्ति को हम बंदी नहीं बना सकते, या फिर अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं किडनैप, किसी भी व्यक्ति को किडनैप नहीं कर सकते, वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहने का मतलब बिना कारण किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। अगर बना लिया गया है तो उसे न्यायालय के द्वारा 24 घंटों के अंदर अंदर बंदी बनाए गए कारणों को बताना पड़ता। तो ये था अपना स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद 3 नंबर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 नंबर जो मौलिक अधिकार है अपना वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहने का मतलब ये है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का कि बिना किसी कारण व्यक्ति का हम शोषण नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से शोषण नहीं हो सकता। अनुच्छेद 23 और 24 वर्णन मिलता है इसका संविधान में 23 और 24 में। अब पूछ ले कि अनुच्छेद 23 में क्या निहित है। अनुच्छेद 23 में बताओगे बलात् शर्म का निषेध, या फिर कह सकते हो बेगार प्रथा का निषेध। कहने का मतलब ये है कि बलात् शर्म का निषेध, बलात् का शर्म का निषेध होता है कि किसी के साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर जबरदस्ती करता हुआ पाया जाता है तो अनुच्छेद 23 के तहत हम उसे न्यायालय में लेके जा सकते हैं। इसके बाद बेगार प्रथा कि किसी व्यक्ति को दास बनाकर काम करवाना क्या कहलाता है, बेगार प्रथा कहलाती है कि किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया या दास बना लिया, उसके बाद उससे काम करवाना क्या होगी, बेगार प्रथा। तो जबरदस्ती भी नहीं कर सकते और किसी को दास भी नहीं बना सकते। इसके बाद 24 नंबर अनुच्छेद कहता है कि बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध की जो छोटे छोटे बालक होते हैं 14 वर्ष से निम्न आयु के जो बालक होते हैं उनको हम किसी भी प्रकार से काम नहीं करवा सकते। कौन से काम नहीं करवा सकते वो ध्यान में रखना, बाहरी काम नहीं करवा सकते। बाहरी का मतलब यहाँ ये है कि हम उन्हें घर से बाहर, जैसे बात करें कि उद्योग हैं या फिर ढाबे हैं छोटे बड़े जैसे कारखाने हैं, इनमें अगर वो काम करते हुए पाए जाते हैं तो वो नहीं करवा सकते 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, मतलब 14 वर्ष से निम्न आयु वाले बालकों को। अब जो 14 वर्ष से नीचे होते हैं उनसे पुश्तैनी कार्य करवा सकते हैं। कौन से कार्य? पुश्तैनी कार्य। पुश्तैनी कार्य वे होते हैं जो घर के कार्य होते हैं, तो घर के कार्यों में हम उनसे हाथ बटवा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये था अपना 3 नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। 23 कहता है बलात् श्रम का निषेध। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती करना। बेगार प्रथा का निषेध, कहने का मतलब किसी को दास नहीं बनवा सकते। फिर है 24 नंबर कहता है बाल श्रम का निषेध। 6 से 14 वर्ष के बालकों को कारखानों उद्योग धंधों में काम नहीं करवा सकते। कहने का मतलब बाहरी काम नहीं करवा सकते। पुश्तैनी कार्य मतलब घर के कार्य करवा सकते हैं। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आता है 4 नंबर, आपसे पूछ ले कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बाद हमें कौन सा मिला है, तो बताओगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 नंबर जो मौलिक अधिकार हमें मिला है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
हमारे भारत देश में अनेक धर्मों के लोग विद्यमान हैं, अनेक धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो पंथ निरपेक्ष देश होने के कारण यहाँ पे सभी अपने अपने धर्मों को मानने की क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है। इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 नंबर जो अनुच्छेद है वो कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है भाई, कि हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अपने मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसके अलावा जैसे बात करें उदाहरण के तौर पे बताएं आपको, सिखों द्वारा कृपान धारण करना कि सिख है वो क्या दान करते हैं, कृपान दान करते हैं। कृपान दान करना अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से करते हैं, उन्हें आजादी मिली हुई है। पीछे हमने पढ़ा था कि भारत में अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है, यहाँ कृपान दान करते हैं। इसका मतलब वो एक अस्त्र शस्त्र नहीं बनता है, बल्कि उनका एक धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह है, इसलिए ये स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके बाद पूछ लिया आपसे 26 नंबर कि 25 नंबर कह रहा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 नंबर अनुच्छेद क्या कहेगा कि धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु प्रबंध, कि धार्मिक कार्यों का हम आयोजन कर सकते हैं। कहने का मतलब अपने धर्म से, आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो तो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हिंदू धर्म के लोग जागरण है, या फिर बात करें कि जुम्मा पढ़ते हैं, इस्लाम धर्म के लोग एकत्रित होते हैं, चर्च में जाते हैं, तो वो अपने अपने अलग तरीके से क्या करते हैं, धार्मिक कार्यों का आयोजन करते हैं। आयोजन करने की हमें क्या मिली है, स्वतंत्रता मिली है कि धार्मिक कार्यों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। 27 नंबर कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध हेतु करों में छूट। 27 नंबर हमें ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के, हमने पीछे धार्मिक कार्यों से संबंधित बढ़ावा हेतु ये पढ़ा था, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध हेतु हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपने धर्म से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो सरकार द्वारा करों में छूट की सहायता मिलती है, कि कर नहीं लगते हैं। ये 27 नंबर है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध हेतु करों में छूट। 28 नंबर पूछ ले आपसे, राजकीय शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही, की जो राजकीय शिक्षण संस्थाएं, कहने का मतलब सरकार द्वारा संचालित जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या लाइब्रेरी वगैरह या फिर पुस्तकालय वगैरह कुछ भी हो, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे धार्मिक शिक्षा की बात करें, कुरान, रामायण, महाभारत या फिर बाइबल, गीता, इनकी शिक्षा प्राप्त नहीं दी जा सकती। इसके बाद ये था 4 नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 बताया था किसी भी धर्म को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है और यहाँ अनेक जाति अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। 25 नंबर कह रहा है हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म में जन्म लिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था 1953 के अंदर। सिखों द्वारा कृपान दान करना, इसमें अंतःकरण में छूट मिली है उन्हें अपने धर्म से के तहत। फिर 26 नंबर धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु हमें प्रबंध कर सकते हैं, ये भी हमें सरकार द्वारा सहायता मिलती है कि हम अपने धर्म से संबंधित कार्यों को बढ़ा सकते हैं। 27 नंबर कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध हेतु करों में
छूट, कहने का मतलब हम अपने धर्म को बढ़ावा देंगे तो हमें क्या मिलेगी, करों में छूट। 28 नंबर कह रहा है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही, की जो सरकारी स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं उनमें क्या नहीं, सरकार द्वारा संचालित, सरकारी कोई जरूरी नहीं, सरकार द्वारा जो संचालित होंगे उनमें धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जा सकता। ये 4 हो गए। 5 नंबर जो अपना मौलिक अधिकार था वो था शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार। हमें 5 नंबर शिक्षा सांस्कृतिक अधिकार मिला है अनुच्छेद 29 और 30 के, अनुच्छेद 29 और 30 में कहने का मतलब कि इसमें अल्पसंख्यक जो लोग हैं, कहने का मतलब हिंदू धर्म से कम, भारत की बात कर रहे हैं तो हिंदू धर्म से कम जो लोग हैं उनको अपनी शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने का क्या मिला, अधिकार मिला है। वैसे तो सभी को मिला है संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने का अधिकार, लेकिन अधिकतर बात करें तो अल्पसंख्यकों को मिला है। पूछ ले कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है, कि अनुच्छेद 29 में क्या मिला है, तो कहें इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म से कम या जिस धर्म से अधिकतर संख्या कम है मुख्य धर्म से, तो वहां पे अल्पसंख्यक होगा। अल्पसंख्यक की बात करें तो वो उन लोगों के हितों का संरक्षण, कहने का मतलब है कि वो अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो बड़ा धर्म है उस धर्म के द्वारा उनका किसी भी प्रकार से शोषण न हो सके, वो है अल्पसंख्यक। आपसे पूछ ले 30 नंबर, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन की अल्पसंख्यक वर्ग है। अल्पसंख्यक वर्ग अपने द्वारा या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं और उन शिक्षण संस्थाओं को संचालन करवाने में या चलाने में या बनाने में सहयोग करेगा प्रशासन का मतलब भारतीय सरकार। तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने शिक्षा के लिए किसी भी स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी या वाचनालय का निर्माण कर सकते हैं और उसको चलाने में सहयोग देती है सरकार। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें मदरसा है अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षण संस्था है, इसको अल्पसंख्यक ने बनाया लेकिन उसको चलाने में सहयोग कौन कर रही है, भारतीय सरकार। तो 5 नंबर अपना जो मौलिक अधिकार था शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, कहने का मतलब 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन। इसमें जैसे मदरसा है, मदरसा अल्पसंख्यक वर्ग है, इस्लाम द्वारा या मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाया जा रहा है लेकिन उसमें सहयोग कौन कर रही है, भारतीय सरकार। 6 नंबर इसका पार्ट बचा है लास्ट मौलिक अधिकार, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट ये मौलिक अधिकार कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन मिलता है तो इसके बारे में पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा व हृदय। आपसे पूछ ले कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया, आत्मा या हृदय, कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है, तो कहोगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यही इसकी जगह नाम ये न हो डॉक्टर भीमराव और नाम हो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंबेडकर नाम ने देके पंडित जवाहरलाल नेहरू मिल जाए आपको, क्वेश्चन वही रहेगा कि संविधान की आत्मा व हृदय किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो कहोगे कि प्रस्तावना को कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को कहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार।
अनुच्छेद 32 के माध्यम से 5 प्रकार के लेख या रीट जारी होते हैं, कि अनुच्छेद 32 के माध्यम से 5 प्रकार के लेख या रीट जारी होंगे। पूछ ले आपसे 5 प्रकार के, तो पहला बताओगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आपसे पूछ ले तो बताओगे परमादेश, दूसरा है परमादेश। 3 नंबर उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। 4 नंबर आपसे पूछ ले अधिकार, अधिकार परीक्षा। 4 नंबर अधिकार परीक्षा। और 5 नंबर पूछ ले कि प्रतिषेध। तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है कि किसी भी व्यक्ति को, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया तो बंदी बनाए गए कारणों को 24 घंटों के अंदर अंदर न्यायालय द्वारा बताना पड़ता है कि इसे क्यों बंदी बनाया गया। क्या हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण? कि किसी व्यक्ति को बंदी बना दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा 24 घंटों के अंदर अंदर बंदी बनाए गए कारणों को बताना पड़ता है, और वो न्यायालय बताएगा बंदी की प्रार्थना पर। बंदी प्रार्थना करता है कि मुझे बंदी क्यों बनाया गया, तब 24 घंटों के अंदर अंदर। इसके बाद है परमादेश, कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, अपने पद पे रहते हुए कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो परमादेश मतलब आदेश देना। उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को आदेश से सॉरी उस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है। उत्प्रेषण कहने का मतलब सूचना मांगना, सूचना मांगना, कि उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से किसी भी विवाद संबंधित या किसी भी मौलिक अधिकार संबंधित सूचना मांग सकता है। इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी हो गया। इसका परमादेश आदेश देना, कि उच्च न्यायालय या न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि वह व्यक्ति कर्तव्य का निर्वहन करे, और इसका मतलब होता है उत्प्रेषण, सूचना मांगना। अधिकार परीक्षा मतलब छीनना, दूसरे का छीनना, का छीनना। इसका मतलब प्रतिषेध की सूचना एकत्रित करवाना, एकत्रित करवाना। कहने का मतलब ये हो गया कि अधिकार परीक्षा, कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का, अपने पद का निर्वहन न करते हुए दूसरे पद पे विराजमान हो जाए, दूसरे पद का निर्वहन करे, तो उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। और इसका प्रतिषेध सूचना एकत्रित करवाना, कि उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से विवाद संबंधी सूचनाओं को क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय में मंगवा सकता है, निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में। तो वो विवाद अब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा है, वो प्रतिषेध होता है। कितने प्रकार के लेख जारी होते हैं? 5 प्रकार के। ये अपना मौलिक अधिकार है। वैसे तो मुख्य रूप से कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ बातें इसमें है अभी भी आपके जानने लायक। कि हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 में क्या होता है। अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि राज्यों की परिभाषा, कि इन्हें लागू कैसे किया गया, राज्यों के अंदर या देश के अंदर लागू करने की जो सिस्टम, जो प्रक्रिया है, वो उससे संबंधित, कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से निम्न उच्च न्यायालय में या उसके बाद राज्य के द्वारा कैसे लागू किए जाए। 13 नंबर आपसे पूछ ले कि न्यायिक पुनर्विलोकन, कि आपको सही रूप से न्याय नहीं मिला है तो आप अनुच्छेद 13 को लेके पुनः न्यायालय में जा सकते हो। अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ, कि अगर कोर्ट का हम आदेश नहीं मानते हैं तो कोर्ट द्वारा क्षतिपूर्ति होने पे, समय या धन का अपव्यय होने पे उसकी क्षतिपूर्ति का निर्वहन हम ही से करती है, वो मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ की क्षतिपूर्ति। अनुच्छेद 33। 34 सेना के मूल अधिकार, सेना के मूल अधिकार, कि 34 में सेना के मूल अधिकार कुछ अलग प्रक्रिया से होते हैं। कहने का मतलब किसी भी सेना के या सैनिक का जो मामला है वो सैनिक न्यायालय में ही उपलब्ध होगा, अन्य न्यायालयों में नहीं होगा। 35 नंबर मौलिक अधिकारों को
मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की प्रक्रिया या लागू करने की प्रक्रिया कि मौलिक अधिकारों का हम संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं या लागू किस प्रकार से कर सकते हैं। 12 कह रहा है राज्यों की परिभाषा, 13 कह रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन, 33 कह रहा है मार्शल लॉ, 34 कह रहा है सेना के मूल अधिकार, 35 कह रहा है मौलिक अधिकारों के संशोधन की या लागू करने की प्रणाली। इसके बाद पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल लगता है, आपातकाल के दौरान पूछ ले तो सबसे प्रथम बार या सबसे पहले बंद होता है अनुच्छेद 19 कि अनुच्छेद 19 में हमें जितने भी स्वतंत्रता मिली है, जितने भी प्रकार की जैसे विचार अभिव्यक्ति की, संगठन की, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की, आबाद निवास की, आबाद भ्रमण की, वर्ती कारोबार की, तो वो सभी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और पूछ ले आपसे कि 21 और 22 21 तो ऐसा अनुच्छेद है कि आपातकाल के दौरान बंद ही नहीं होता है, 21 और 22 आपातकाल के दौरान बंद नहीं होने वाले हैं। आपसे पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान बंद नहीं होते हैं, तो बताओगे 21 और 22 बंद होता है, सबसे पहले 19, बाकी तो सभी हो जाते हैं 21-22 को छोड़ के, लेकिन सबसे पहले स्वतंत्रता 19 वाले की हनन होती है। इसके बाद पूछ ले कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें छोड़कर विदेशियों को भी प्राप्त है, जैसे 15 नंबर जो अनुच्छेद है वो ओनली भारतीयों को मिला है। 16 नंबर पूछ ले नौकरियों वाला, वो भी ओनली किन्हें मिला है, भारतीयों को मिला है। पूछ ले कि इसके अलावा आपको जो मिले हैं जैसे 28, 29, ये भी ओनली किन्हें मिले, भारतीयों को मिले, बाकी सभी भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी मिले। तो ये अपना जो मौलिक अधिकार का जो पॉइंट था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो सभी इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।